नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बात करेंगे एक बार फिर से साइबर क्राइम की, क्योंकि एक जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल जयपुर साइबर क्राइम के मामले में देश भर में तीसरे नंबर पर है। बेंगलुरु पहले पायदान पर है, मुंबई दूसरे तो जयपुर तीसरे। और 2015 से 2017 तक जितने मामले दर्ज हुए हैं वो ये बताते हैं कि मेट्रो सिटीज में साइबर क्राइम के मामले जयपुर में बहुत तेजी से घटित हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर साइबर क्राइम के मामले इतनी तेजी से जयपुर में हो रहे हैं तो फिर इन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? जवाब तो देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 2015 से 2017 के बीच में करीब 1780 मामले दर्ज हुए हैं। और इसमें अगर ज्यादातर मामलों को देखें तो वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड हो या फिर एटीएम फ्रॉड हो, ऑनलाइन बुकिंग, इनके जरिए सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो समस्याएं हैं इनका सलूशन है क्या, समाधान है क्या, और क्या वाकई में पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, प्रशासन निष्क्रिय है जिस वजह से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, या फिर वाकई में साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से सेंधमारी कर ही ले जाते हैं। और अगर आपने भी कभी ऐसी किसी समस्या का सामना किया है या फिर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। पैनल जो है, पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूं उनका। राजेंद्र सिंह शेखावत जी पूर्व आरपीएस है, सत्येंद्र गुर्जर जी साइबर एक्सपर्ट हैं जो पहले भी आ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा कर चुके हैं। सौरभ चौधरी जी जो कि बैंकिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सौरभ चौधरी जी के साथ जो कि बैंकिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मामले 2017 में जो रिपोर्ट कहती है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम फ्रॉड, इनके जरिए सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए। तो ये कैसे होता है, कैसे आप सावधान हो सकते हैं? जी देखिए, एक तो क्या है कि सबसे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि लोग अपने एटीएम को, डेबिट कार्ड को किस तरह से यूज़ करें। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है आजकल स्कीम का है। लोगों के पास स्कीम के लिए मैसेज भेजे जाने, ईमेल भेजे जाने हैं, तो उनसे कई सारे जो अटैचमेंट टॉर्जन फाइल है हमारे ईमेल के थ्रू हैं या मैसेज के थ्रू हैं, तो उनको लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में और अटैचमेंट को डाउनलोड कर लिया, और उससे क्या है कि हमारे जो मोबाइल का डेटा है, जो सिक्योरिटी डेटा है, वो चला जाता है। और जाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही मोबाइल का, हमारे ही एप्लीकेशन डेटा को इंटरनल स्टोरेज में जाकर जब अपडेट करते हैं तो हम उसको परमिशन देते हैं कि दिस ऐप इज़ अलाउ और नॉट। तो हम हर चीज़ को वहाँ पे अलाउ कर देते हैं बिना ध्यान दिए, बिना इंस्ट्रक्शन को पढ़े हुए। तो वहाँ से भी हमारे कई दफ़े डेटा जो है चले जाते हैं और हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो चली जाती है। अभी बात करते हैं हम टॉर्जन की, कि टॉर्जन के थ्रू हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से चला जाता है। अभी हम कई जगह फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं, तो फ्री वाईफाई यूज़ करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि फ्री वाईफाई में क्या होता है, हमारा सारा कंट्रोल जो है, जो हमारे सीएनसी सर्वर को होता है वहाँ होता है, तो हमारा सारा डेटा उधर चला जाता है। और दूसरा बात करें हम कि इसकी अवेयरनेस कैसे हो, तो उस समय हमें अपने VPN नेटवर्क को एक्सेस करना चाहिए, जो कि हमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है सर, तो इस पर और डिटेल में आपसे समझेंगे, लेकिन एक और रिएक्शन लेते हैं सत्येंद्र गुर्जर जी का। सत्येंद्र जी, जो रिपोर्ट कहती है ज्यादातर मामले जो हैं वो डेटा थेफ्ट, पॉलिटिकल मोटिव, ब्लैकमेलिंग और स्टॉकिंग के मामले भी इसमें हैं। अगर हम ये इस फ्रॉड को छोड़ दें, बैंकिंग फ्रॉड को, तो उसके बाद इनके नंबर आते हैं, तो ये कैसे हो जाता है? मैम, आजकल जो इंटरनेट का यूसेज है और सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बिना पढ़े हुए यूज़र उनको यूज़ में ले रहे हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना सोशल मीडिया पे, वो हमको नहीं डालनी चाहिए थी, वो लोग भी शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनको हम इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी सेटिंग्स पता होना चाहिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स आपको पता होना चाहिए।
दूसरी बात साइबर स्टॉकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो साइबर स्टॉकिंग जो है लास्ट टाइम भी हमारी चर्चा हुई थी, कुछ लोग अपने ही कर रहे हैं या कुछ हम जिनको इन्फॉर्मेशन खुद से दे देते हैं। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें कि आपके जो फेसबुक फ्रेंड है ना, वही फ्रेंड हों जिनको आप रियल लाइफ में जानते हो। वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में अपने को देखना पड़ेगा कि वर्चुअल लाइफ है वो रियल लाइफ जैसी होनी चाहिए। हम दिखावे के चक्कर में या फिर लाइक्स के चक्कर में हजार फ्रेंड, 2-2 हज़ार फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो वहाँ एक बार रिव्यू करें कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दोस्त नहीं होना चाहिए, और किसके साथ क्या बात शेयर करनी है, क्या बात हम शेयर नहीं करें, कौन से फोटोग्राफ शेयर नहीं करें, कौन सी वीडियो शेयर नहीं करनी है। तो इस तरह से सोशल मीडिया से आप बचाव कर सकते हैं। दूसरी आऊंगी सर, इस पर बात करेंगे। पॉलिटिकल जो मोटिव की बात आपने कही है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राजेंद्र सिंह शेखावत जी, अगर आप पूरे देश में तीसरे नंबर पर है जयपुर, अगर हम तीसरे नंबर पर हैं तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर पंगु है ये कहा जाए? क्योंकि अगर इसी साल की बात करें, सितंबर तक 460 मामले साइबर क्राइम के दर्ज हो चुके हैं। सुषमा जी, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात है। ज़्यादा क्राइम यहाँ दर्ज हुआ है, इसका मतलब यहाँ की पुलिस है वो मुकदमे दर्ज कर रही है साइबर क्राइम के। इसको यूँ पॉजिटिव रूप में लिया जा सकता है, और नेगेटिव रूप में यूँ लिया जा सकता है कि क्राइम बहुत हो रहा है। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि क्राइम तो काफ़ी हो रहा है, पर हमारे पुलिस के पास न तो इस तरह का प्रशिक्षण है, न इस तरह के संसाधन है। अब पूरे राजस्थान में जहां हमारी 7 करोड़ की जनसंख्या है, और पूरे देश में जहां हम डिजिटलाइजेशन का जो उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसमें केवल 2 पुलिस स्टेशन होना मैं समझता हूँ एक गंभीर चिंता का विषय है। जहां बैंकिंग और नेटवर्किंग में सारा जो भी चल रहा है अभी, इंटरनेट से रिलेटेड सारा कामकाज उससे हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ATM कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, सब उसी से चल रहे हैं। और वहाँ हम केवल अगर उसके ऊपर निगरानी के लिए और उस क्राइम को रोकने के लिए, उस क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरे राजस्थान में 30-40 आदमियों का स्टाफ रखें, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है वाकई में। और हमारे साथ इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है कि जब छोटा मोटा क्राइम होता है, किसी का 15-20 हज़ार रुपये का अगर कहीं बैंक से पैसा निकल जाता है, तो पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा के, पुलिस स्टेशनों में तो किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं है, ना वहाँ कोई गाइडेंस है। वो तो केवल एक आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का पता बता देते हैं, फिर वो वहाँ जाता है। वहाँ पे भी क्या है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है, तो वो भी इस तरह का प्रयास करते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मामला है, वो उसकी एप्लीकेशन ले लेते हैं और वो 2-4 बार चक्कर लगा के और फिर इधर उधर चला जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हर मुकदमा दर्ज हो। और ठीक है सर, ये एक बड़ी बात है, और शायद ये नंबर्स और ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक एक आपने इसमें जो आंकड़ा, एक मिनट में बताऊं सुषमा जी, ये जो आपने फिगर्स बताए, इसमें डिटेक्शन के फिगर नहीं है कि हमने पकड़े कितने पकड़े हैं। ठीक है, जब तक आप अगर मुकदमा दर्ज भी कर लिया सॉल्व और उसमें डिटेक्शन नहीं हुआ, कितने रुपयों के फ्रॉड हुए थे, उनमें से कितने रुपए बरामद हो चुके। ठीक सर आऊंगी आपके पास, ये एक बड़ी बात है। लेकिन हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए, पहले उनका रुख करना होगा। जोधपुर से नासिर अहमद जुड़ गया। नासिर, कहिए क्या कहेंगे? तो संपर्क टूट गया है नासिर से हमारा। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें तो 19 मेट्रो, एनसीआरबी ने डिटेक्शन के फिगर्स नहीं दिए, इसमें नहीं दिए। हाँ, एग्जैक्टली वही बात हो रही है। मामले थे उनमें पैसा कितना गया लोगों का, ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो है। FIR दर्ज करना ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी, उससे रिलीफ थोड़ी मिला है। किसी भी जो पीड़ित है उसको कोई लाभ नहीं मिला है उससे। तो ये आंकड़े भी इसमें बताने चाहिए एनसीआरबी। अच्छा, इसमें अब पॉलिटिकल मोटिव की बात भी आ रही है, और जिसको लेकर खूब हंगामा भी होता है, खूब सारी बयानबाजी होती है जब इलेक्शंस होते, तो उस पर आप बात कर रहे थे। तो गुर्जर साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? मैम, आजकल सारा चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। आप देखो, पिछले 2-3 मैंने लेख भी पढ़े थे कि ना सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो सोच है वो हैक कर ली गई है। तो सोशल मीडिया का इतना यूज किया जा रहा है। फिर दूसरी बात में उनके जो प्रशंसक हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के बारे में, किसी पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए गलत कमेंट कर देते हैं। तो ये स्पेशली जयपुर में क्या ये एक बड़ा रीजन हो सकता है? क्योंकि आप अगर मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई और उसके बाद जयपुर, तो क्या पॉलिटिकल मोटिव यहाँ पर
हावी है ये कहा जाए, क्योंकि अगर स्टेट वाइज जाते तो यूपी एक बड़ा स्टेट माना जाता है, बिहार की पॉलिटिक्स है या फिर बाकी स्टेट्स की, राजस्थान तो बड़ा शांत माना जाता है इस चीज के लिए, या फिर यहाँ का जो पॉलिटिकल ट्रेंड बदला है उस वजह से ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है? मैम ट्रेंड बदला है, हर जगह ट्रेंड बदला है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही हो गया है, जो क्राइम है वो ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग भावनाओं में बह रहे हैं। दूसरी बात समझदारी, जो सोशल मीडिया के प्रति जो समझदारी है ना, वो हमारी नहीं है कि हमको क्या लिखना है, किसके बारे में क्या यहाँ लिखना गलत है, क्या सही है, ये नहीं पता। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि बात पे जब भी कोई चीज होती है यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ सकती है तो नेट बंद कर दिया जाता है, चाहे एग्जाम्स की बात हो चाहे एग्जैक्टली। तो ये भी एक है कि शायद इस चीज को बखूबी सरकार समझती है, प्रशासन समझता है कि यहाँ पर साइबर क्राइम के मामले ज्यादा हो सकते हैं या सेंसेशन ज्यादा फैल सकती है, तो इसलिए शायद नेट बंद कर दिया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एक हमारे व्यूवर जुड़ गए बाड़मेर से, बीका राम जुड़ गए। बीका राम, कहिए क्या कहेंगे? बीकाराम, क्या आपको आवाज मिल रही है? नमस्कार जी, बीकाराम जी चौधरी बाड़मेर से सर बोल रहा हूँ जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी सर, कहिए अपनी बात। हाँ तो सर, ये साइबर कैफे के मामले जो सरकार का मुखिया बैठा है, जो पुलिस में, और जो सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री है और मंत्री लेवल के जो जितने भी अधिकारी है, वो सारे साइबर कैफे के मामले में कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे। साइबर क्राइम, हाँ। और जो गांव में जो सरकार की तरफ से जो ई मित्र केंद्र खोल रखे हैं, तो वो ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीणों को वो दिन दहाड़े अनपढ़ लोगों को ये एक खास बात है। ये बात तो सही है कि आप ट्रांसपेरेंट होने के नाम पर सब कुछ ऑनलाइन करने की बात करते हैं, सब कुछ आपका डिपेंड हो जाता है नेट पर, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर। अब जब फ्रॉड होता है, जिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिनके जरिए ये पैसा आता है, जो गांव में किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, शेखावत जी, ये सवाल तो बहुत बड़ा बन जाता है कि छोटे छोटे तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जहां पर सुनवाई भी नहीं होती, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ही उससे जुड़ा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं सुषमा जी, ये जो फिगर हैं एनसीआरबी के, ये 3 साल के हैं। 1780 मुकदमे बताए। ये जयपुर जो बता रहे हैं ना, ये खाली जयपुर के नहीं है, पूरे राजस्थान के हैं। आप ये देखो कि पूरे साल भर में इसका एवरेज आता है 590 केसेज का पर ईयर, और हमारे 30 जिले बताओ आप, तो इसका मतलब मुकदमे तो दर्ज हो ही नहीं रहे वास्तव में। और गाँव में काफ़ी, आपके छोटे कस्बों में और आपके दूसरे जिले हैं जो मेट्रो सिटी नहीं है, उनमें भी क्राइम हो रहा है। तो आप ये देखिए, रोज का अगर इसको देखा जाए तो पूरे राजस्थान में 1.5 मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया केसेस दर्ज ही नहीं हो रहे। डिजिटल इंडिया की जो बात कही जाती है, जिसको लेकर पीठ थपथपाई जाती है, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं, उससे लॉस ही हो जाएगा। हाँ, लॉस नहीं, प्रिवेंशन के उन्होंने कोई उपाय नहीं सोचे, और डिटेक्शन के लिए भी कोई इस तरह की टीम नहीं। 1.5 केस दर्ज हुआ है पूरे राजस्थान में एक दिन में। अब आप देखिए पूरे राजस्थान में क्या 1.5 ही के आप एवरेज 1.5 केस ही क्या फ्रॉड हो रहे हैं? फ्रॉड तो बहुत हो रहे हैं। बैंकों से पैसा निकल रहा है, एटीएम से निकल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग में हो रहा है। आपके जिस तरह के साइबर के दूसरे जो क्राइम हो रहे हैं बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, वो सब मिलाकर अगर अपन आंकड़ा देखें तो ये बहुत कम है। इससे साबित होता है कि अभी तक मुकदमे प्रॉपर ढंग से दर्ज नहीं हो रहे हैं। अब उसके अगर लिए ये दर्ज होने लग जाए तो इसकी संख्या पता नहीं कितनी पहुंचे। वही बात है ना कि पूरे राजस्थान में 1.5 मुकदमा दर्ज कर रहे हो रोज का। मैन पावर का आप रोना रोते हैं, केस सॉल्व करने के लिए आपके पास नहीं है लोग, आपको प्राइवेट एजेंसी से हायर करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए अभी सरकार को इस पे गंभीर चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी शायद यहाँ भूमिका आ जाती है शेखावत जी, कि अगर आप ट्रांसपेरेंट, अगर सेंटर का कोई पैसा आ रहा है, जहां से शुरुआत वहीं से हुई थी कि आपको मुआवजा है या फिर आपको ऋण माफी का जो पैसा, जो भी आप सम्मान निधि जो दी गई किसानों की, तो वो जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक प्रिवेंशन की बात है कि अगर कोई सेंधमारी करता है या बीच में कोई पैसा खाता, बात तो वही हुई कि डायरेक्ट बिचौलिया आ रहा था, वहां पर भी अगर फ्रॉड हो रहा था तो किसान को फिर भी कुछ नहीं मिलता, वो भी एक तरीके का बिचौलिया है, क्योंकि हर किसान इतना ज्यादा नहीं है स्मार्ट कि वो सब कुछ जानता कि कहां से अकाउंट में कैसा पैसा आएगा, कैसे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा, कितना जाएगा, वो नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे, तो प्रिवेंशन पर पहले सोचे, खास तौर पर उस इंसान के लिए जो गांव में बैठा जिसको ज्यादा नहीं पता है। नहीं, बात सही करे सुषमा जी, तो वास्तव में गंभीर हम और आप शायद गूगल करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। सारा काम जब ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। सारा पैसा जो भी सरकारी हमारी सब्सिडीज का, सुविधाओं का जो पैसा सीधे अकाउंट में आ रहा है और अकाउंट में सीधे सरेआम डाका डल रहा है। हाँ। और सरेआम डाका डलने के बाद उसकी कोई सुनवाई भी नहीं, और क्योंकि दिख भी नहीं रहा सुनवाई ना होने के बाद आप सुनवाई भी करने के लिए अगर चले जाओ तो अब युगांडा में बैठा,
वर्मा में बैठा, हाँ। आपके वो वो साउथ तो और अफ्रीका बहुत से के दूर हो गया। वो वहां से सारा ऑपरेट कर रहे हैं पूरे गैंग। आपसे इतने यहाँ के ग्रामीण भोले वाले हैं, उनसे और नहीं पूछते तो वो तो उनका- दूर हो गए। पास हाँ। में ही आपके गांव का कोई सरपंच है जो आपको बता रहा, आप पढ़े लिखे नहीं है, कि आपका कैसे कनेक्ट होगा, केवाईसी कैसी होगी, क्या चीजें होंगी, तुम अपना पूरा पासवर्ड दे दो, सब दे दो, सब दे देते, क्योंकि अमूमन लोग वो खुद से उनको नहीं बेचारों एक्सपर्ट को होते, पता ही नहीं है, उनको पता ही क्या नहीं है, चलता, तो वो सब दे भी देते हैं। दे भी देते हैं। पर तो वहाँ तो फिर भी चलो, यहाँ अपने लोग ही हैं, वो कर इतना ज्यादा भी अपने लोग नहीं करते। हाँ। पर जो बाहर से क्राइम हो रहा है ना, यहाँ से ऑपरेट हो रहा है हमारे देश से बाहर से, उस पे हमारी सरकारें ठीक है, अभी इस पे तक बात चिंता करूंगी का- सर। एक व्यूवर जुड़ मतलब गए कोई चूरू से, उनको रोक नहीं बात पा रही। करूंगी सर इस पर। चूरू से पूरन नाथ जुड़ गए। पूरन कहिए, क्या कहेंगे? हेलो जी पूरन जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए फ्रॉड तरीके से निकल गए थे। 1 लाख रुपए निकल गए? हाँ जी मैडम। सर कब निकले? सर 3 महीने हो गए उसको निकले हुए। कैसे, मतलब आपको पता कैसे चला? पता मैडम, मैं अकाउंट में चेक करने के लिए तो मेरे बैलेंस नहीं था मेरे अकाउंट में। अच्छा, तो बैंक से आपने कांटेक्ट किया? हाँ, बैंक से कांटेक्ट किया। बैंक से कांटेक्ट करने पर पता चला कि उदयपुर वाटी अकाउंट में 28,000 रुपये उसमें आपका ट्रांसफर हो गए। जी सर। 28,000 रुपये उदयपुर वाटी का कोई एक बंदा था, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए मैडम। 28,000 उदयपुर वाटी में कोई था, उसका ट्रांसफर हो गया, और बाकी 17,000 रुपये कोई दिल्ली में एक एटीएम से निकले हैं, बैंक ने बताया, जबकि मेरे एटीएम लिमिट ही 40,000 रुपये है। तो आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ मैडम, पुलिस में शिकायत की, 3 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। देखिए अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कहाँ कहाँ पर आपने शिकायत की पूरन जी? शिकायत तो मैडम मैं जयपुर हेड ऑफिस में गया था, वहाँ से आरबीआई बैंक में भी, लोकपाल से भी मिला मैं। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं आपसे? पुलिस वाले कहते हैं जांच चल रही है मैडम। क्या जांच चल रही है? अब ये एक बड़ी बात है शेखावत जी, इस पर आपसे बात करेंगे कि ये 3 महीना बहुत बड़ा होता है और 1 लाख रुपए की रकम भी बहुत बड़ी होती है। सौरभ चौधरी जी, सर आऊंगी। सौरभ चौधरी जी जो कि बैंकिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ये कैसे हुआ होगा कि उदयपुर वाटी में एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है और बाकी जो पैसा 70,000 करीब वो दिल्ली में ट्रांसफर होता है, ये कैसे? एक्चुअली देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो जो ये क्या नाम है सर इनका? पूरन जी, या तो आप ऑनलाइन करते हैं या तो ये ऑनलाइन करते हैं, तो इन्होंने अपना पूरन क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं? पैसे का लेन देन ऑनलाइन करते हैं आप? नहीं, अकाउंट मेरे भाभी जी के नाम से है, वो बिल्कुल कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। किसके नाम पर है? मेरे भाभी जी के नाम से है, प्रेम कंवर। अच्छा, तो वो ऑनलाइन नहीं करती हैं। तो ये इनका जो हुआ होगा वो एक यूपीआई आईडी के थ्रू इनका ट्रांसफर हुआ होगा। जैसे कि आजकल हमारे फोन पे, गूगल पे कई सारे चल रहे हैं, तो ये ऐप्स क्या करते हैं, हमारा पूरा एक्सेस ले लेते हैं कि यू हैव टू एक्सेस ऑल थिंग्स। तो हम उसको जल्दी से बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े और यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, सारी चीज़ अलाउ कर देते हैं। तो फिर होता क्या, यूपीआई आईडी में हमारा नंबर रजिस्टर्ड होता है। हाँ। जहाँ बैंक में हमारा जो नंबर रजिस्टर्ड होता है वही यूपीआई पे रजिस्टर्ड डिटेल्स होते हैं सारे उसमें। यस, और उसमें हमारी सारी डिटेल्स, हमारा अकाउंट हो जाता है। उसके बाद में हम वहाँ पे यूजर्स को किसी भी बहाने से, किसी भी कुछ भी तरीके से एक ओटीपी जनरेट करवाते हैं, वो हम उससे अगर वो हमें शेयर कर लेते हैं। लेकिन उसमें नंबर होता है, फोन नंबर। अगर कोई ओटीपी आता है या कोई मैसेज आता है तो वो पर्टिकुलर उस अकाउंट होल्डर के फोन पर आएगा, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे? वो एक्चुअली देखिए, हाँ, 2 तरीके से होता है। एक तो हम करते हैं फिशिंग, या हम, या फिर हमारा जो ईमेल डेटा होता है कि हम, हमारे ईमेल 2 तरह से ओटीपी आता है। एक तो आता है मोबाइल पे और दूसरा आता है आपके ईमेल पे, मेल पर। हाँ। तो हम क्या करते हैं, उस समय उस अकाउंट के जरिए हम किसी भी तरह से हमारा या तो ईमेल रजिस्टर्ड उस यूपीआई के थ्रू कर देते हैं। अच्छा, तो उस यूपीआई के थ्रू जैसे जिस ईमेल पे जो रजिस्टर्ड हो गया उसको हमने हैक कर लिया, क्योंकि अब अनजान लोग बेचारे जो साइबर सिक्योरिटी अवेयर नहीं है, वो तो ईमेल के बारे में क्या जाने। उस ईमेल पे जैसे ही हमारे पास ओटीपी आता है तो उस ईमेल को हम एक्सेस करके और ये जो हैकर्स लोग हैं वो पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, क्या मतलब इसमें जैसे सपोज पूरन वाला ही केस ले जो हमारे साथ जुड़े थे हमारे व्यूअर, तो पर्टिकुलर इस तरह के केस की किनके पास कितना पैसा है, कितना एक्सेस कर पाएंगे? तो क्या ये संभव है कि बैंक का कोई हो या आसपास नोन हो? क्योंकि नॉर्मल अगर कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन हो तब तो आपको पता है कि हाँ भाई इतना अकाउंट से पैसा मिल सकता है, लेकिन जो छोटा एक आम इंसान है उसके अकाउंट को पहले टटोलना, फिर उसमें सेंधमारी करना, तो क्या ये कोई नोन हो सकता है? जी बिल्कुल मैम, ये 100% कोई ना कोई नॉन ही होगा जिसको या तो अपना इनके जो है ईमेल एड्रेस मालूम होगा, या फिर कोई ऐसा जहां इन्होंने किसी से किसी तरह की कोई हेल्प ली होगी कि भाई मेरा ऐसा, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो इस अकाउंट में मेरा यहाँ कई बार फोन में कुछ समझ में नहीं आता, आप चले जाते हैं शॉप पे बनवाने या कुछ
कुछ या रिजर्वेशन वगैरह के नाम पे हमें जी। समझ में नहीं आता, हम पूछते हैं जी। तो ये गलती, मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा कि जी, आप बिल्कुल। मदद मांगने गए हैं या अपने लिए मुसीबत मांगने गए जी, हैं, ये बिल्कुल। समझ में नहीं आएगा। जी, शेखावत जी, लेकिन अब पुलिस की भूमिका पर भी बात करनी होगी। 3 महीना बहुत लंबा टाइम, 1 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है। मिडिल क्लास फैमिली का एक कोई बंदा होता है तो वो कितनी मुश्किल से जोड़ता है। अब इस सिचुएशन में कि चूरू से वो जयपुर तक चक्कर काट रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अब क्या कहें इस पे? सुषमा जी, इसमें देखो सरकार को और बैंकों को आगे आना चाहिए। बैंकों के पास ऐसा तो है नहीं, वो इन्हें जो पैसा लोग जमा करा रहे हैं उसका ब्याज भी ले रहे हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर उनको एक चीज और अपने समझना चाहूंगी कि जिनके बैंक से, जिनके अकाउंट से पैसा निकला है वो केवल मामला दर्ज करवाएंगे या फिर बैंक की भी भूमिका होती है कि बैंक भी मामला दर्ज करवाए? बैंक की सुषमा जी कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, वो तो बेचारे जिसके पैसे गए वही घूमता वही फिरता है। वही भटकेगा। बैंक तो ये वही कहते हैं कि भुगतभोगी। भाई हमारा क्या रोल है, हाँ। हमने तो आपको OTP नंबर दिया था। लेकिन या क्या हमने जांच उस आपको- स्तर पर नहीं होती क्योंकि उनके कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं, उनके सब पास कुछ भी हो डिटेल्स सकता है, वो सकती तो हैं। सब संभव है। बिना उनकी हाँ। भूमिका, सक्रिय भूमिका के तो इस तरह के फ्रॉड हो ही नहीं सकते। पर बैंकों को भी इसमें सोचना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रहे हो तो कस्टमर को प्रोटेक्शन देना चाहिए। कस्टमर के लिए प्रिवेंटिव जो भी मेजर्स है उनको इख्तियार करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई क्राइम कमिट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का उनको मुआवजा जरूर देना चाहिए। अच्छा, जो भी एक चीज और मुझे पीड़ित एक चीज- होता है उसको बिल्कुल सर, एक चीज और ख्याल आ गया मुझे सडनली कि आजकल सत्येंद्र गुर्जर जी के बैंक के नाम पर स्पैम मैसेजेस आने लगे हैं। तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें? एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे जानेगा ये स्पैम है या सही है? आप तो आप क्लिक कर देंगे कि बैंक की तरफ से ये स्कीम है, ये है, आप क्लिक कर देंगे और वो हैक हो जाएगा। तो उसको कैसे बचे, उसको कैसे समझे, डिफरेंस कैसे करें? मैम, एक तो बैंकिंग की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, दूसरी बैंकिंग का जो कॉल सेंटर है ना, वहाँ से भी डेटा कॉल्स भी आ रहे हैं कि अपना पासवर्ड बताइए, KYC नहीं हुआ वो कराइए अपना, है ना? तो सीधे और सरल शब्दों में 2 केसेस से अपन समझ लेते हैं। कल मेरे कई दूर के ब्रदर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि उन्होंने अपना कार्ड, SBI का कार्ड था, वो बंद करवाने के लिए कॉल किया SBI कार्ड को, अच्छा, उनके टोल फ्री नंबर पे। और वहाँ टोल करने के बाद 2 घंटे बाद उनके पास कॉल आता है कि सर आपका कार्ड बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो आप मुझे कुछ डिटेल बताइए। उन्होंने कार्ड नंबर पूछ लिया, उससे मोबाइल नंबर एंड कार्ड के जो CVV नंबर है वो भी पूछ लिए। OTP भी उनके मोबाइल पे सेंड हो गया लेकिन उन्होंने बताया नहीं। OTP आ गया था तो उनको थोड़ी सजगता थी, हमारे और आपके प्रोग्राम वो देखते रहते हैं, तो वो बच गए। फिर उन्होंने तुरंत मेरे को कॉल किया कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कॉल कहाँ किया था। अच्छा, कई बार फेक टोल फ्री नंबर भी होते हैं। अरे मेल्स आते हैं, मेरे पास भी कई मेल्स आते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि लेकिन मैम ये सबसे सही बड़ी मेल बात है। देखो, उन्होंने ओरिजिनल टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था। अच्छा, यानी उस कॉल सेंटर के अंदर से डेटा लीक हो रहा था। और ये इसकी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, क्योंकि इसकी बहुत शिकायतें आई हैं। उनको कैसे पता जो ठगे हैं, हैकर हैं, कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजी है। तो जो टोल सेंटर हैं इनके टोल फ्री वालों के, तो क्या वो भी हैकिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ना वो डाटा बेच रहे हैं मैम। डेटा बेच रहे हैं या फिर वो खुद हैकिंग का शिकार हो रहे हैं, उनको भी नहीं पता है। वहां पे भी सेंध मारी। इस पे बात करूंगी सर, बात करूंगी क्योंकि बहुत विस्तृत टॉपिक है और बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बैंक के नाम पर अगर कोई फोन आता है या मेल आता है तो हम सब बहुत इजीली इसको लेते हैं, लेकिन वहीं पर हम ठग जाते हैं। मुमताज अली जुड़ गए हैं, इनको लेते उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना होगा। चूरू से मुमताज अली खान। मुमताज जी, क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा निवेदन ये है जी, ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, चाहे जो व्यक्ति चाहे जिसके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, और जब वो लोग पुलिस में जाके शिकायत करते हैं तो पुलिस उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करती है। हाँ, ये एक तो सबसे और बड़ी बात। परेशान ही नहीं करती क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बिल्कुल नकारा साबित होती है पुलिस, और वो ठगा हुआ सा महसूस होता है। जी। और उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे निकालिए, किसने निकालिए। तो अगर उसको ये मालूम होता है कि मेरे चोर घर में घुस गए हैं तो घुस भी नहीं देता। बिल्कुल 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 वाजिब बात आप कह बड़ा रहे हैं। अचंभा हो रहा है हमारी इस प्रशासनिक व्यवस्था पर, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा देश आजाद हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, अगर देश आजाद होता तो एक आम आदमी की शिकायत को लोग सुनते हैं, सुनवाई होती। सर, इसीलिए जवाब तो देना पड़ेगा, शो शुरू किया है ताकि आपकी आवाज, सारे लोग जी, कैसे आपकी महसूस हो रहे हैं। सर, आप कुछ कीजिए, मीडिया से उम्मीद है हमें। बिल्कुल सर, यही कोशिश है, तभी ये शो लेकर आए हम। जवाब तो देना पड़ेगा, जिम्मेदारों को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
ठीक है मुमताज जी, अब आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपकी तकलीफों को दूर किया जा सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके और जो जिम्मेदार है वो इसको देख सके, सुन सके, जवाब दे और इस पर सिर्फ जवाब ना दें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो हम देख रहे हैं कि पुलिस का लापरवाह रवैया, क्या ये पुलिस का लापरवाह रवैया ही रिस्पॉन्सिबल है साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से राजस्थान में बढ़ रहे हैं उसके लिए? और उसके साथ साथ हम कैसे बचाव करें अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पर हम कैसे खुद को सेफ पहले से ही रखें, उस पर भी हम बात करें। छोटे से ब्रेक के बाद भी इस पर चर्चा जारी रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, साइबर क्राइम आखिर क्यों बढ़ रहा है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन की, जब आप डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, बहुत तेजी से उसको आप प्रमोट करने की बात करते हैं, गूगल पे भी आ जाता है, पेटीएम भी आ जाता है और ना जाने इतनी कितनी ऐप्स हैं जिनके जरिए आप लेनदारी कर सकते हैं, देनदारी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो यही है कि इनकी सिक्योरिटी कहां पर है? क्या सिक्योरिटी मेजरमेंट को देखा जा रहा है? क्या वो कंपनियां देख रही हैं या फिर वो तमाम गवर्नमेंट्स या वो तमाम ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स जो इन चीजों को देखते हैं, क्या वो वाकई में बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि साइबर क्राइम ताबड़तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ना केवल देश के में ही बैठे किसी कोने से लोग ठगे जा रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी बहुत ईजिली लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि कई दफा बैंक के नाम पर मेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती हैं और बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स जो होते हैं वो स्पैम होते हैं। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि आप तो देखेंगे कि यूबीआई लिखा है, एसबीआई लिखा और आप उसको क्लिक कर देंगे, बस वहीं से सारा खेल खराब हो जाएगा। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, तीन खास मेहमान है। एक तो पुलिस के बारे में, जो पुलिस का रवैया, उनसे हम चर्चा करें, लेकिन जो टेक्निकल चीजों को समझ रहे थे, सौरभ चौधरी जी, आप ब्रेक के समय कुछ बता रहे थे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि हम स्टार्टिंग में देखते हैं एसबीआई एट ऐसा लिखा है या यूबीआई लिखा है, हम क्लिक कर देते हैं, हम उसको ऑथेंटिक मान लेते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये स्पैम है, इस पे हमें नहीं जाना है या इस पे हमें जाना है? देखिए, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट। अच्छा, एक चीज और, रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर आजकल सबसे ज्यादा मेल आते हैं, तो उसके बारे में बताएगा कि कैसे हम माने कि ये वाकई में ये हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या हमारे रिवॉर्ड के नाम पर हमें फंसाया जा रहा है छोटा सा दाना डाल के? जी, सबसे पहले जब भी हम किसी भी लिंक को खोलें तो उससे पहले हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वह HTTPS है या HTTP। दो तरह के होते हैं, एक तो HTTP मतलब HTTP है तो मतलब वो सिक्योर नहीं है। HTTP हाइपर HTTP, ओके, यस, HTTP, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा सारे व्यूअर्स जिनका ये सवाल रहा है कि कैसे आप बचेंगे। जी, देखिए, दो तरह से लॉगिन होता है हमारा। जब हम बैंक के किसी भी अकाउंट को लॉगिन करते हैं वाया द इंटरनेट बैंकिंग, तो उस टाइम पे सबसे पहले ध्यान रखें कि आप HTTP से लॉगिन हो रहे हैं या HTTPS से। जो HTTPS मतलब सिक्योर लॉगिन होता है और HTTP है वहाँ हमारा मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट पेज वहाँ पे वो बना के रख देते हैं। तो हमें लगता है बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पे एक चीज का फर्क होता है कि वहाँ पे आपके लिंक के ऊपर HTTP:// होता है, ना कि HTTPS://। अच्छा, सिर्फ एक एस का है, एस है, इट मींस कि सिक्योर है, आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे सर ने बोला था कि इसमें बैंकिंग हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर बैंकों को आगे आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हाँ, बैंकों को ज़्यादा नहीं तो अपने पास कुछ ऐसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा के रखने चाहिए, जैसे कि 2-वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, या फिर वो अपने नेटवर्क पे प्रॉपरली फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करके रखें, या फिर वहाँ पे जो अपना EMS डेटा सेंटर, इस तरह के कई सारी चीज़ें वहाँ पे लगा के रखें, ताकि वो लोग जो हैकिंग का शिकार हो रहे हैं वो लोग हैकिंग के शिकार होने से बच सकें। तो ये जी सत्येंद्र गुर्जर जी, आप भी कुछ बता रहे थे कि कैसे आपको लगता है कि ये जो स्पैम मेल्स हैं, मैसेजेस हैं, इनसे बचें। मैम, इसमें मैम का तो रिपोर्ट कर दीजिए आप उनको, जैसे आप पता है, और उन पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि बैंकिंग जो है ना, उनके मेल जो आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि ऑफर्स आते हैं, कई बार होता है रिवॉर्ड पॉइंट आते हैं कि भाई आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, आप इनको कैश करवा सकते हैं। तो अक्सर होता है, ये ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है कि जहां फ्री की कोई चीज होगी या गिफ्ट वाउचर की बात होगी वहां आप क्लिक कर ही देते हैं। तो वहां पर कैसे सावधान रह के क्लिक करने से पहले सोचें और वो जाने कि वो है क्या। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ देखें कि जो भेजा गया मेल है वो मेरे को इस वेबसाइट से आया है क्या, क्योंकि कई बार वो लोग कुछ अंतर छोड़ देते हैं। जैसे गूगल से अगर कोई मेल आया ना, गूगल में 3 ओ लगा देंगे, 2 ओ लगते हैं। तो इस तरह के फिशिंग आम आदमी ध्यान नहीं देता। जैसे इनकम टैक्स से भी मेल आते हैं कई बार, तो आप उनको वेरीफाई करें।
वेरीफाई करने के बाद ही उनको क्लिक करें या फिर उसके बाद ही कोई रिप्लाई करें। यानी कि जब ऐसे कोई मेल आए ना तो आप जल्दबाजी में कतई मत क्लिक करिए, जल्दबाजी में मत देखिए, जब फुर्सत में हो तभी देखिए, उनको ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज और आती है कि जब भी ऐसे कोई सेंधमारी होती है तो हम देखते हैं कि जब हम अब लॉगिन करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने बन गए कि अगर हम फोन से लॉगिन कर रहे हैं या फिर किसी और डेस्कटॉप से लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है या वो पूछता है हमसे कि क्या आप ही हैं, हम इसको लॉगिन करने के लिए अलाउ करें। क्या ऐसा बैंकिंग सिस्टम में या अकाउंट्स के साथ नहीं है कि वो कम से कम वेरीफाई करे, फिर से उसको रीचेक करे? ये समझाइए जरा सा। जी मैम, बैंकिंग साइट्स हैं वो तो सिक्योर हैं, लेकिन बैंकिंग का जहाँ डेटा जा रहा है और जहाँ देखो सिक्योरिटी के 3 प्रोसेस होते हैं, पीपल, प्रोसेस और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बैंकिंग ने अच्छी लगा रखी है, आपका एक भी पैसा कभी उनकी तरफ से नहीं जाता। जैसे सपोज मेरा एक फोन है, एक फोन पर लॉगिन हो रहा है, बार बार उसी से लेनदारी देनदारी हो रही है, इस बीच में कहीं और से कहीं और ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो एटलीस्ट क्या कोई फिल्ट्रेशन नहीं आता, कोई अलर्ट नहीं आता कि आपको ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप, जैसे अभी इस फोन पे लॉगिन करती हूँ या इस पे लैपटॉप पे करूंगी तो इस पे आएगा वेरीफाई करने के लिए, उस पे एक मैसेज भेजेगा या भेजेगा कि आप स्कैन कीजिए या आप ही हैं, आप कुछ भी आप मेथड अपना सकते हैं कि गूगल आप खोल रहे हैं या फेसबुक खोल रहे हैं। तो क्या ऐसे बैंकिंग के लिए नहीं होता क्या? हाँ, बैंकिंग से कई बार आप ट्रांजैक्शन करते जाते हो, जैसे SBI कार्ड की आप ट्रांजैक्शन करो, 4-5 ट्रांजैक्शन होगी, आपके पास कॉल आएगा, वो वेरीफाई करेंगे कि आप ही हैं क्या, आप ही हैं कि नहीं। ठीक है, इस या पे फिर आऊंगी सर, आऊंगी क्योंकि सुषमा जी मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बैंक वाले अपने पैसे बचा रहे हैं। अच्छा, पहले उनको मैनुअल काम करते थे, 100 आदमी काम करते थे, हाँ, अब वो 10 आदमियों से काम करा रहे, 90 का पैसा तो बचा रहे। लेकिन लोगों के और लिए भी सुनो सुविधा मेरी है ना बात, सर, बात की बात उसकी नहीं है। 90 लोगों का बैंक हर काम के लिए दौड़ के जाना पड़ता था, अभी भी कई सरकारी बैंकों में अभी भी भाग के जाना नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूँ 90 लोगों का तो पैसा बचा रहे हैं, हाँ। पर वो 10 लोगों से काम करा के उसकी जो रिस्क थी, हाँ। वो रिस्क सारी कस्टमरों पे ही डाल दी। ठीक है, इस पे उसको ये आपने एक नई बात कही कि एनपीए भी है, बैंक घाटे में भी है, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, तो उसका इससे भी सोल्यूशन बहुत ये बहुत सारी चीजें कस्टमर से तो पूरा पैसा ले रहे हैं। ठीक है सर, इसमें बात करूंगी। मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए उनके काफिले की। दिल्ली में 14 तारीख को हल्ला बोल है कांग्रेस का केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो हम बात कर रहे थे कि क्या अर्थव्यवस्था या बैंकिंग सेक्टर की स्थिति को देखते हुए ये पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, जैसा यहाँ पर शेखावत जी ने कहा कि इसको प्रमोट किया जा रहा है कि कॉस्ट कटिंग भी हो जाए और यहाँ पर कम मैन पावर में काम भी हो जाए, लेकिन इन सब के बीच में सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम इन बैंकों की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमला भी करती है, हल्ला बोलती है। और आज ऐसा आपने जयपुर में देखा भी था कि यहाँ पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और अब दिल्ली की बारी है, तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, सचिन पायलट, ये सभी चार्टर विमान से दिल्ली रवाना होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल ये एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और दिल्ली में वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक होगी। 14 दिसंबर के आंदोलन, धरना प्रदर्शन के बारे में रूपरेखा बनाई जाएगी कि राजस्थान से कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, राजस्थान की भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है, कैसे यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को यहां पर इकट्ठा किया जाएगा इस हल्ला बोल के लिए। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह हल्ला बोल होगा, यह प्रदर्शन होगा दिल्ली में। आज जयपुर की सड़कों पर भी कांग्रेसी उतरे थे कार्यकर्ता, पैदल मार्च निकाला था। लेकिन फिर वही बात होती है कि आप प्रदर्शन कर लीजिए, आप धरने दे लीजिए, आप चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन आम जनता के सुनने वाला कौन है? और शायद यही वजह है कि उसका पैसा लूटा जा रहा है, वो ठगा जा रहा है। कई दफा सुनवाई हो जाती है जब मीडिया इंटरफेयर करता है, कई दफा वो भी नहीं हो पाता, केस चलता ही रहता। जैसे भी कई सारे व्यूवर जुड़े थे। एक व्यूवर जयपुर से जुड़ गए हैं, बालकृष्ण बंसल। बालकृष्ण जी, क्या कहेंगे आप? बालकृष्ण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जोधपुर से भी बालकृष्ण जुड़े हैं, ये शर्मा है, बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण शर्मा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो शायद संपर्क टूट गया है। तो अब हम एक बार फिर से जो हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि जो पहले बैंक के 100 आदमी काम कर रहे थे, उसकी बजाय ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर, ये तो इजी करने के लिए भी है ना, आप उसको दूसरे तरीके से भी देखिए कि अगर आप घर बैठे आपको इजी भी कर दिया। हाँ, पर हाँ। अब इसका रिस्क है जो वो बेचारे कस्टमरों पे क्यों डाला। बैंक अपने जो भी ट्रांजैक्शन के सिस्टम है उनको इतना फुल प्रूफ करे कि कोई इस तरह का कर नहीं सके फ्रॉड, और इनका कस्टमर का पैसा ले नहीं सके। ये बैंक की
मैं समझता हूँ प्राइमा फेसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो केवल उसको बैंक है या अगर फिर नहीं, अगर वो बात सही है जैसे आपने कहा, अगर कोई आदमी पैसा निकालना चाह रहा है तो उसका वेरिफिकेशन का कॉल क्यों नहीं आता, वेरिफिकेशन का मैसेज क्यों नहीं आता? चलिए ठीक है वो सर, वीवर जुड़ verify गए। कर ले। बालकृष्ण फिर से जुड़ गया, जिनसे संपर्क टूट गया था जोधपुर से, बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण जी क्या कहेंगे? बालकृष्ण जी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फोन पर हमसे बात कर लीजिए, अपनी बात रख दीजिए। मैडम मेरी प्रश्न साइबर एक्सपर्ट से है। साइबर एक्सपर्ट है सत्येंद्र जी, इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये अभी जो केस होता है कि लड़कियों के मॉर्फ करके वीडियो अपलोड कर देते हैं, ये तो चलो बैंकिंग क्राइम है, ये वायरल वीडियो को कैसे रोकें और किस प्रकार से किसी इंसान को इंटरनेट पे अपनी जो छवि है उसको किस तरीके से वो बचाए। किसी ने वीडियो पिछले एपिसोड में बालकृष्ण जी हमने इसी पर चर्चा की थी, जवाब तो देना पड़ेगा हमें। इस पर हमने चर्चा की थी कि मॉर्फिंग कैसे बढ़ रही है, कैसे परिचित लोग ही इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सत्येंद्र जी, फिर वही सवाल है, शायद इन्होंने देखा नहीं था, लेकिन आप जरा बताइए कि वो कैसे बच सकते हैं इससे। देखो, सोशल मीडिया का आप अगर यूज़ कर रहे हो और तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, उनका हमेशा ध्यान रखें। और प्राइवेसी सेटिंग्स में जैसे आपके फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, तो उनको इस तरह से करें कि कोई अनजान आदमी जो इस तरह की सोच रखते हैं वो लोग देख नहीं पाएँ। दूसरी, अगर आपके पास इस तरह का कोई हो गया है, जैसे आपकी फ़ोटो मॉर्फ कर दिया है, कोई वीडियो इस तरह का कोई बना दिया है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। सबसे पहले घर वालों को बताएं, फिर पुलिस को बताएं। और जितने भी कोई प्लेटफार्म पे वो डाली गई है, जैसे सोशल मीडिया पे या गूगल पे, तो उनको वहाँ से उन सोशल मीडिया से कॉन्टेक्ट करके उनको रिमूव करवाएं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बालकृष्ण बंसल जुड़ गए हैं जयपुर से, जो खुद फ्रॉड के शिकार हुए हैं। बालकृष्ण बंसल जी, अपनी बात बताइए, अपनी समस्या बताइए। हाँ जी मैम, मेरे साथ मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। जी, कौन से बैंक में? आईसीआईसीआई बैंक जी। और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसमें बैंक ने मेरे बिना किसी अनुमति के मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज किया और जी। मेरे बिना किसी अनुमति के थर्ड पर्सन को नया एटीएम कार्ड जारी कर दिया जी। और चेकबुक इश्यू कर दी और इवन 5 लाख का पर्सनल लोन भी उसको इश्यू कर दिया और अननोन पर्सन ने सेल्फ चेक लगा के 8 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। ये कैसे संभव है? ये तो बहुत बड़ी बात है सौरभ चौधरी जी। बात है। मतलब आप अगर चेकबुक होता तो आपको ही देते हैं और बिना आपके एप्लीकेशन लिखे आपका नंबर तक नहीं चेंज करते, वो ऐसा जी मैम, हाँ, चेकबुक भी इश्यू कर दी मेरे बिना उसके। अच्छा, तो पुलिस में ये कब का मामला है? पुलिस में आपने शिकायत दर्ज करवाई? बैंक के अधिकारी से, मैनेजर से बात की? 18 तारीख को एफआईआर करा दी और बैंकिंग लोकपाल में कर दिया। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर को कंप्लेन कर दिया मैंने। एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर से आपने बात की? नहीं, मैंने मेल किया उनको। अच्छा, तो उधर से रिस्पांस आया? कब की थी आपने मेल? अभी कुछ पहले रिस्पांस आया, वी विल रिवर्ट बैक टू टिल 25th। अभी आया कि 15 को 10 तारीख को जवाब देंगे हम। अच्छा, उधर से रिवर्ट आया कि 10 तारीख को जवाब देंगे? हाँ, पहले 25 का आया था, अब 10 का आया। मतलब वो टालम टोल कर रहे हैं और पूरा मेरे को विश्वास है पूरी बैंक की मिली भगत से हुआ है। इस तरह किसी तीसरे आदमी को चेकबुक देना, डेबिट ये कार्ड वाकई देना। में हैरान करने वाली बात है। और वो बैंक, वो ब्रांच कौन सी सर, जरा बताइए ना, हम भी पहुंचेंगे उस ब्रांच में। मैम, ये दिल्ली की पटेल नगर और राजेंद्र नगर से कैश विड्रॉल हुआ है सेल्फ चेक से। नहीं, आपकी ब्रांच है कौन सी? मैम, जो हम ब्रांच अकाउंट है वो गांधीनगर जयपुर का है, लेकिन गांधीनगर जयपुर। एक मिनट सर, इसको नोट कर रहे हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आपसे बिना पूछे, बिना आपके परमिशन के कैसे नंबर चेंज कर सकते हैं, कैसे किसी और को चेकबुक देख सकते हैं। गांधीनगर में ब्रांच है आपकी आईसीआईसीआई बैंक की ना सर? जी मैम। ठीक है सर, तो आपने अभी पैसा विड्रॉ हुआ है दिल्ली से पैसा विड्रॉ हुआ है, तो ये एक ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, और ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस क्या कहती है इस पर? वो पुलिस कह रही है अभी इन्वेस्टिगेटिंग, बस गोलमोल जमाव है। कौन से थाने में गए थे? गांधीनगर थाने में गए थे आप? नहीं, सांगानेर थाना। अच्छा, सांगानेर। सर आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ चौधरी जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं बैंक वाले? यानी कि ये पूरा फ्रॉड बैंक का ही है? जी, पूरा फ्रॉड ये बैंक का हो सकता है, या फिर मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बालकृष्ण जी से। बालकृष्ण जी, आपका जो ये मोबाइल नंबर था, ये अभी भी आपके पास है या ये चेंज हो गया? नहीं, मेरे पास है। ये मेरा बैंक में चेंज कराया किसी ने। ओके, और आपका जो ईमेल था वो कौन सा था? ईमेल तो मेरा बालकृष्ण_इंटास, ईमेल तो वही है मेरा। जीमेल भी वही है और फोन नंबर भी वही है?
हाँ, फोन नंबर में किसी ने बैंक में रजिस्टर चेंज कराया और फिर एटीएम कार्ड ले लिया, चेकबुक ले ली और सेल्फ के साइन मेरे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाई एटीएम कार्ड आप किसी अननोन को कैसे दे सकते हैं, चेकबुक आप किसी अननोन को कैसे दे सकते हैं? और सेल्फ के चेक से पैसे दिए मैम, सेल्फ के साइन फर्जी किए मेरे। हाँ सौरभ चौधरी जी, ये बैंक का ही कोई मेंबर होगा। जी, आप आई मोबाइल चलाते हैं सर? नहीं सर, मैंने कभी नहीं चलाया मोबाइल। आई मोबाइल कभी भी नहीं चलाया? आपका कोई भी ऑनलाइन उसमें अकाउंट भी नहीं है? नहीं। अच्छा, चलिए, तो फिर ये तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा फ्रॉड किया है बैंक की मिली भगत से ही हुआ है, किसी कर्मी ने किया है। आप मैं आपसे सॉरी आप इंटरप्ट यू, मेरे फर्जी साइन करके इस तरह किसी आदमी को सेल्फ से पैसा सर, लेना। आपकी समस्या को हम उठाएंगे, मैंने नोट किया ब्रांच, और सीधे हम उस ब्रांच तक पहुंचेंगे सर, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी कस्टमर की मर्जी के बिना नंबर चेंज करते हैं, चेकबुक किसी को देते हैं, एटीएम कार्ड किसी को देते हैं, इट मींस ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ नहीं है। पुलिस भी काम करेगी, बैंक वाले भी करेंगे सर, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर सत्येंद्र गुर्जर जी कुछ कह रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल इनके साथ जो बैंक की तरफ से फ्रॉड हुआ है, अगर इस बैंक ने किया है और बैंक के किसी कर्मी ने किया है तो आरबीआई की गाइडलाइन है, इनको पूरा पैसा वापस मिलेगा। अब आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है अगर हमारी गलती से या हमारी टेक्नोलॉजी की गलती से कोई भी आपका पैसा जाता है या आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, उसके लिए बैंक जिम्मेदार है, आपकी जीरो लायबिलिटी है, आपको पूरा पैसा वो रिफंड करेगी। लेकिन 5 लाख का लोन भी ले लिया गया मेरे अकाउंट में। नहीं, जो भी हुआ है आरबीआई का ये रूल कहता है, मैं मैम के साथ शेयर कर दूंगा प्रोग्राम के बाद उस रूल को। वो रूल ये कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी के कारण या हमारे किसी पीपल के कारण या हमारी कोई गलती से किसी भी कस्टमर का एक भी पैसा इधर उधर होता है तो उसके जिम्मेदार बैंक है। बैंक शेखावत जी, ये इतना बड़ा फ्रॉड बैंक के ही कर्मी का हो सकता है, कोई बाहरी नहीं हो सकता इसमें, क्यों आप दे कैसे रहे किसी को? नहीं, सही बात है सुषमा जी, बिल्कुल आपके चेक बुक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, कोरियर सर्विसेज से आता है और वो स्पेसिफिक जिसके नाम होता है उसी को ही दिया जाता है। और उसमें आजकल तो ये सिस्टम हो रहा है कि आईडी प्रूफ भी लिया जाता है। पर ये दरअसल में क्या, इसमें सब में लापरवाहियां हो रही है। और या शायद ये प्राइवेट बैंक हैं जो घर बैठे सुविधा देने की बात करते हैं और उसके नाम पर भी ये हेरफेर करवा घर बैठे लूट मच रही है। अब ये घर बैठे सुविधा नहीं मिल रही, लोग बागों को झांसे में डाल रहे हैं ये सब लोग, और ये घर बैठे लूट का अभियान जारी है। जो लोग बेचारे गाँव में कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे, ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं है। ठीक है सर, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते। एक मिनट सर, ब्रेक पर जाना, वो एक वीवर है बहुत देर से, वो भी लाइन पर, फोन लाइन पर। रमेश क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं रमेश वर्मा बोल रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय है। हाँ। और काफी कुछ दिन पहले मेरे कंप्यूटर जिसमें अकाउंट का सारा डेटा रहता था, उसमें मेरे जो सहायक है उसने क्लिक कर दिया और वो सारा डेटा मेरा एनक्रिप्ट हो गया। पिछले 10 साल का सारा डेटा है, वो मैंने सब जगह दिखा लिया। आपके ये जो सहयोगी साइबर एक्सपर्ट हैं, ये मेरे को अगर बता सकें कि इस एनक्रिप्टेड डेटा का बैकअप कैसे मिल जाए इनको। ठीक है सर, इस पर बात। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरे कंप्यूटर में ओरिजिनल एंटीवायरस है, ओरिजिनल विंडोज है, तो मैं किस प्रकार से मेरे कंप्यूटर का ये डेटा डिक्रिप्ट करूं? रमेश जी, आपका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, हमारे एक्सपर्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा सा आपको इंतजार करना होगा, और क्योंकि ब्रेक के बाद लौटेंगे तब आपकी समस्या पर हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं या जो समस्याएं हैं उनके हम तह तक जा सके, उनके सोल्यूशन की बात कर सके। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े थे, वो जानना चाहते थे कि जो वायरस है, जबकि उनके पास एंटीवायरस भी ओरिजिनल है, उसके बावजूद कैसा उनके साथ ही ऐसा हो सकता है। तो सौरभ चौधरी जी, इस पर क्या कहेंगे? पहले आपका कमेंट। देखिए, इनके जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई है उसका है नाम रैंसमवेयर वायरस। जी, ये एक रैंसमवेयर वायरस है जिसका एक फाइल है WannaCry नाम से। सबसे पहले 12 मई को 2017 में ये पश्चिम और पूरे यूरोप में 2 लाख कंप्यूटरों में सबसे पहले आया था फर्स्ट डे में। और आज की डेट में देखते तो हम लेकिन उससे कहा गया कि उससे हम बाहर आ गए हैं, ये कहा गया कि अब उससे हम मतलब उससे सेफ्टी हो गई है, तो फिर ऐसा अचानक से केस जी ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उससे बाहर आ गए। अच्छा, एक्चुअली अब उनसे फोन से तो संपर्क टूट गया है, जो उनसे पूछ सकते हैं, हम जवाब दे देते हैं उनको।
सर आपको अभी आगे करना क्या चाहिए, आपका एंटीवायरस जो है उसको जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। और अगर आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा है तो आप किसी भी फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो आईपीएस सिग्नेचर्स हैं वहाँ पे जाके उनको अपडेट रख सकते हैं। क्योंकि इसका सिर्फ आप ही नहीं, आज की डेट में हम देखें तो 60% पीपल इस लोग का इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। सतीन गुर्जर जी, आपको क्या लगता है वो चाहते हैं कि उनका जो पूरा डेटा था, जो 10 साल की उनकी पूरी मेहनत थी, वो वापस मिल जाए? क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं किसी अच्छे रिकवरी सॉफ्टवेयर का वो यूज करके, अगर सॉफ्टवेयर रिकवर हो जाए। सौरभ चौधरी जी को लग रहा कि पॉसिबल नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डेटा उन्होंने एक स्पेशल एल्गोरिथम होती है उनके पास एन्क्रिप्शन की, तो उन्होंने अपने उस एल्गोरिथम को यूज लेके उसको इनक्रिप्ट किया है। और इनक्रिप्ट करने के बाद में उनके पास एक की होती है, जब वो उस की को देते हैं तभी जो हमारा उसके बदले में रैंसमवेयर वो बिटकॉइन में मांगते हैं। क्योंकि उनका एक खुद का सर्वर होता है, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, सीएनसी सर्वर जिसको बोलते हैं, जहां से वो चलता है। तो ये मतलब रमेश जी के थोड़ा निराश होने की बात है कि उनको उनका बैकअप अब फिलहाल नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल सर, आपसे और आपको बैकअप रखना चाहिए था मैम, सबसे पहले अगर आपका इंपॉर्टेंट रहता है जिसको आपको कई बार ऐसा होता है कि कई बार फोन में भी होता है, कई बार कंप्यूटर में भी होता है कि हमें लगता है कि नॉर्मल है, एंटीवायरस डाल रखा है तो फिर क्या, क्लाउड की सुविधाएं, खूब सारी सुविधाएं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। आजकल 10 साल से आईटी में काम कर रहे हैं तो इतना तो उनको नहीं वो ठीक है, लेकिन उनको लगा कि एंटीवायरस है और ओरिजिनल है, तो फिर उनको शायद डरने की अपडेट करना भूल गए। हाँ बस वही है कि कई बार हमें लगता है कि हमने प्रोटेक्शन तो ले लिया, लेकिन वो प्रोटेक्शन कितना है हम नहीं समझ नहीं पाते। प्रोटेक्शन के नाम पे सिक्योरिटी चेक नहीं की उन्होंने। शेखावत जी, लेकिन शेखावत जी कई सारे केसेस, स्पेशली मेरा दिमाग तो जो लगा हुआ है वो पर्टिकुलर वो जो गांधीनगर वाला बैंक वाला फ्रॉड है, सबसे ज्यादा मैं वहां पर अभी तक कितने व्यूअर्स का कॉल आया, वो केस तो वाकई में ऐसा है कि शायद पुलिस को फौरन उस बैंक ब्रांच में पहुंचना चाहिए था। नहीं बिल्कुल पहुंचना चाहिए। और ये यहाँ पर देखिए कि हम भी कैसे टाइम देते जा रहे हैं कि 25 10 से 25 ऐसे बढ़ाते जा रहे तारीख को। आईपीसी का केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉल्स डॉक्यूमेंट, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए करें, और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से तो ट्रस्टी नहीं बचेगा सर बैंक में कि आपके सारे डेटा वहां पर है, सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सिग्नेचर है, कोई भी बनाएगा फ्रॉड करके चला जाएगा, मैं लुट जाऊंगी, आप लुट जाएंगे, सब लुट जाएंगे। ये तो मतलब ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है, और इसमें सीरियसली लेना चाहिए पुलिस विभाग को भी, क्योंकि ऐसे केसेज होते हैं जिसमें खुलने की संभावना होती है, कमी होती है। स्पेसिफिकली आपके ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले, पुलिस अभी तक ट्रेनिंग नहीं है पुलिस की। सर लेकिन सबसे बड़ी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं है। ऑनलाइन तो मैं आपको ये बैंक का है, ये बैंक की ट्रस्ट है, हमें लगता है कि हमारा पैसा सबसे तो वहाँ तो ट्रेनिंग नहीं है, पर ये तो ओपन केस है, तक जाके बैंक में इसमें तो कम से कम गिरफ्तारियां होनी चाहिए। हाँ। बैंक के जो भी कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कार्रवाई नहीं हो, पर अब इसमें देखो आपको ये सरकारों को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से पैसा खा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इधर से तो ये हैकर्स हैं, ये लूट रहे हैं, उधर से वो बैंक भी चाहता जब भी 10 20 50 रुपए काट लेता है, और उसके पास जाओ तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अरे भाई कैसे काट रहे हो आप हमारी इजाज़त के बिना? आपका साहब ये हमने ये सर्विसेज दी थी, हमने ये सर्विसेज दी थी, जब चाहे जब पैसे काट रहा है। तो बैंकों की जो भोले भाले ग्रामीण लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, कंप्यूटर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, उन लोगों का तो मरना हो रहा है। उनके तो चारों तरफ से डकैती हो रही है, एक तरह से खुलेआम डकैती। क्या है ये सब मिलजुल के डकैतियां डाल रहे हैं, सब तरफ से डाका है, आप कहीं से भी सेफ नहीं है, कहीं सेफ नहीं और है। थाने लेके जाओ इस तरह के केस को, तो पुलिस क्या कहती है कि आपका जब बैंक था ना वो खाना लगेगा। बैंक में डाल रहे हैं तो उसको डकैत वो भी है, और अगर फोन में है तो भी चोरी हो रहा है, लैपटॉप में है तो भी चोरी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये सर एकदम मेरा भी घूम गया है कि ये जो केस है गांधीनगर ब्रांच का, आईसीआईसीआई बैंक का, जहां पर बालकृष्ण एक है कस्टमर उनके बैंक के, उनकी बिना परमिशन के उनके फर्जी सिग्नेचर बना करके उनको चप्पत लगा दी जाती है। 5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो जाता है, लोन भी उनके नाम पर हो जाता है। बिना फॉर्मेलिटीज के लोन कैसे हो सकता है, यह भी समझ से परे है
तो इस बैंक के मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को, एमडी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपके कस्टमर के खाते पे अगर डाका पड़ रहा है, आपके ही कर्मचारी शामिल हैं, तो बाकी कस्टमर कैसे सेफ हैं और उन बैंकों पर ट्रस्ट कैसे रहे। अभी तो हम साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, जहां पर आप पूरी तरीके से फिजिकली आपको प्रेजेंस होना होता है, वहां पर भी अगर यही स्थिति, तो फिर आप कैसे बच जाएंगे? जवाब तो देना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे इस पूरे केस को फॉलो अप करने की। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस शो में फिलहाल के लिए इतना।